बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। इसके अंदर हम लोग हाफ़ चैप्टर तकरीबन कंप्लीट करेंगे और इसका इंट्रो से लेकर जो हाफ़ तक बनता है वो सारा करेंगे। तो ये जो है हमारा चैप्टर या ये वीडियो जो है ये आप लोगों के एफएससी के लिहाज से, एमकेट के हवाले से, पीपीएससी के हवाले से, इवन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा समझने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो से। तो तकरीबन 200 साल पहले जो पहले वाले साइंटिस्ट थे वो ये सोचते थे कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको नहीं बनाया जा सकता। उनको बनाने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड पे इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं होती थी और वो सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर एक वाइटल फोर्स होती है जो कि बाकी कंपाउंड्स में नहीं होती, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वगैरह में नहीं होती। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय एंड विद इन द लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स से ही बनाए जा सकते हैं। एंड दीज कंपाउंड्स कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल इन लेबॉर्ट्री में नहीं बनाए जा सकते। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये पहले थ्योरी तक ये बन चुकी थी, ठीक है। तो इसको आकर रिजेक्ट किया था FM वोहलर ने 1828 में। उन्होंने क्या किया था कि अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बनाया था। अमोनियम साइनाइड हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये वाला अमोनियम साइनाइड हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हीट करके आगे उन्होंने बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे फिर ये जो थ्योरी है ये मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट हो जाती है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है और साइंस की जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक तहलका मच जाता है, ठीक है। और एक नई जो चीज़ है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है, एक साइंस की बहुत बड़ी ब्रांच खुल जाती है जिस पे फिर आगे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा स्टडी करना शुरू हो जाते हैं। फिर आगे जो कोल्ब्स हैं उन्होंने 1845 में कैल्शियम और हाइड्रोजन को मिला के एसिटिक एसिड बनाया था। ये कैल्शियम और हाइड्रोजन जो हैं वो भी दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और इससे एसिटिक एसिड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था। फिर आगे 1856 में ब्रेथोल्ड आए थे। ब्रेथोल्ट उन्होंने क्या किया था, बाय हीटिंग बेरियम फॉर्मेट को हीट करके मीथेन बनाई थी। मीथेन आप लोगों को पता है एक सबसे पहला जो है होमोलोगस सीरीज में आता है। अल्केन की सबसे पहले होमोलोगस सीरीज में मीथेन आती है और एक इम्पॉर्टेंट गैस है ये। तो इसको बनाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो यहाँ तक हमारा इंट्रो हो जाता है। फिर आगे हम वॉलर का वर्क देखते हैं। तो ये वर्क इनका बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है। उन्होंने काम क्या किया है, अमोनियम साइनाइड से, पीछे जो बात मैंने अभी आपको बताई है, अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाया है, ठीक है। और जो हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी थी साइंस में उसको मुकम्मल तौर पे उन्होंने रिजेक्ट किया था। ये उनका बहुत बड़ा काम था। तो आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिर एक मॉडर्न डेफिनेशन आ गई थी। पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की यही डेफिनेशन थी कि ये इनके अंदर वाइटल फोर्स होती है, इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता। तो अब इनकी मॉडर्न डेफिनेशन आ गई कि जितने भी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो, पहले पहले जो है वो सिर्फ कार्बन को लिया गया था, ठीक है। जिनके अंदर सिर्फ कार्बन मौजूद हो और कार्बन के साथ और भी चीज़ें अटैच हुई, यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोर, हैलोजन वगैरह, ठीक है। तो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया गया था। तो अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में आगे जब स्टडी की गई तो देखा गया कि मुख्तलिफ जगहों पर मतलब बहुत मिलियंस और बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। तो इनमें ये देखा गया था कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच होता है एज अ मेन कंपोनेंट। तो फिर कार्बन इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है इनको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, यानी कि उनसे जो माखूज होते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन के साथ सल्फर वगैरह अटैच हो, ऑक्सीजन अटैच हो, तो इस तरह करके जो है इन सारे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया था। होप सो आप लोगों को यहाँ तक इसकी इंट्रो की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड की हमने कर ली है। तो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, हर जगह पे यूज़ हो रही है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह पे यूज़ हो रही है। इवन यू कैन से कि हम लोग जो हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घिरे हुए हैं। हमारे कपड़े हैं, हमारी मेडिसिन हैं, हमारी एग्रीकल्चर में देख लो, कहीं पे भी देख लो, हम हमारे खाने पीने की पीने वाली चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट के बगैर हम लोग नहीं जिंदा रह सकते। लिपिड्स, प्रोटीन, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट और वास्ट
है ये नॉलेज। तो सबसे पहले मेडिसन है। मेडिसन में कहाँ पे एंटीबायोटिक्स वगैरह में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो यूज़ होते हैं। इंजीनियरिंग में गैसोलीन एज अ फ्यूल यूज़ होती है हर जगह पे, तो वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लाइक डीएनए, ठीक है, डीएनए भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। एग्रीकल्चर में डीडीटी, ये आप लोगों का जो डीडीटी लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के लिहाज से भी और एमकेट के हवाले से भी। तो डीडीटी क्या चीज़ है? एक इंसेक्टिसाइड है जो कि किल करता है हार्मफुल इंसेक्ट्स को। आगे आते हैं फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी इसकी खसूसियात हैं। तो सबसे पहले जो है वो पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन है, ठीक है। कार्बन की जो एक अच्छी अपनी खसूसियत होती है, तो वो कौन सी अपनी खसूसियत है? वो है कैटिनेशन की, ठीक है। कैटिनेशन का मतलब होता है कि जो कार्बन कार्बन है वो लॉन्ग चेन, लॉन्ग रिंग्स बना के आपस में जुड़े होते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना रहे होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स भी बना रहे होते हैं, और इनकी वजह से कार्बन जो है इसके 4 बॉन्ड्स आपको पता ही है कि बनते हैं, और मतलब ये 4 बॉन्ड्स बनाती है। तो 4 बॉन्ड्स बना बना के ये एक इतना बड़ा भी कंपाउंड बना सकती है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं, जैसे पॉलीमर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका ये सबसे मतलब पहली प्रॉपर्टी है पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, कि इस वजह से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है। कार्बन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। इनके साथ सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड भी कार्बन जो है वो बनाती हैं, और इस वजह से इसके वेरियस साइजेस हैं, वेरियस शेप्स हैं, वेरियस इसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो दूसरी इसकी है नॉन आयनिक करेक्टर। कौन सी है? नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आयनिक करेक्टर नहीं होता। कौन सा करेक्टर? अगर जाहिर बात है ऑर्गेनिक करेक्टर नहीं होगा तो कौन सा होगा? कोवलेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवलेंट है, और इनके अंदर सिमिलरिटी इन बिहेवियर है। जाहिर बात है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो है ना, आगे हम लोग होमोलोगस सीरीज बना देंगे, ठीक है। तो जो अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, इन सब की होमोलोगस अलग अलग सीरीज बनी होंगी, और उनकी जो आपस में बिहेवियर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती होंगी ऑब्वियसली। अब जो मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वास्ट नॉलेज है, इसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंपाउंड आ जाते हैं। तो इस वजह से हर एक को सेपरेट सेपरेट करके स्टडी करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन भी है। तो इस वजह से इसकी हाँ, तो इस वजह से इसकी जो है ना आगे होमोलोगस सीरीज़ बना दी गई हैं। तो जिस वजह से हमें इनको पढ़ने में, इनको स्टडी करने में आसानी होती है, इनको समझने के लिए। आगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा लार्ज भी हैं, बहुत बड़े बड़े भी हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को पीछे जिक्र किया है कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये पॉलीमर्स हैं, स्टार्च हैं। तो इनका जो फार्मूला है वो एन तक जाता है। एन मतलब होता है कि सिवरल नंबर, सिवरल थाउजेंड तक इनका जो फार्मूला है वो जाता होता है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े कंपाउंड्स भी हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है। तो आगे आ जाती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। एक आइसोमर ये जो है प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इसमें क्या होता है कि फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम है, ठीक है। आगे इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बनाई जा सकती हैं। ऑर्गेनिक जो कार्बन है उनके साथ हाइड्रोजन्स को और दूसरे कार्बन्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलाया जा सकता है, और उसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला वही सेम ही रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कोवलेंट बॉन्ड्स विच इज़ रिजिड एंड डायरेक्शनल, सो दे एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है जो कि सख्त होता है, रिजिड होता है, ठीक है। इस वजह से ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन शो करते हैं। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मतलब रेट क्या हैं आगे, मतलब किस प्रोसेस से वो चलते हैं, स्लो हैं, हाई हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्लो एंड इन जनरल द यील्ड्स आर लो, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं वो स्लो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब वो आगे बढ़ते हैं, कुछ 2 3 और मुख्तलिफ स्टेप्स में आगे जाते हैं, और इनकी यील्ड यानी कि जो प्रोडक्ट होती है वो भी हमारे पास थोड़ी सी कम आती होती है। और सॉल्युबिलिटी का आप लोगों को पता है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में क्या है कि जो ऊपर हमने देखा है ना कि ये नॉन आयनिक करेक्टर इनका है। कौन सा करेक्टर है? नॉन आयनिक करेक्टर। तो कौन सा इनके अंदर पाया जाता है? फिर कोवलेंट, ठीक है। तो कोवलेंट जाहिर बात है, फिर ये खुद कोवलेंट है तो कोवलेंट में ही सॉल्युबल होंगे, सिंपल।
नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीछे हमने देख लिया है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, तमाम तरह जो हैं 1000 ऑफ में कार्बन आइटम पाए जा रहे हैं। तो आगे आ जाते हैं हम लोग, हमारी जो कपड़े हैं, हमारे हम हाउसेस, फर्नीचर, पेंट्स, वार्निशेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि मोटर, कार्स, फ्यूल्स, लुब्रिकेंट्स, सब चीज़ें, इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। हम ऑर्गेनिक के अंदर ही हम लोग घिरे हुए हैं। विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, आगे आते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स को हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि ऐसे जो प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो काफ़ी देर पहले डिके हो चुके हैं, ठीक है, वो ज़मीन के अंदर दफन हो चुके हैं, उनसे उनकी डिकेइंग प्रोसेस से जो कोल और नेचुरल गैस, ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। ये हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और हमारे लिए मे बी इन फ्यूचर हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये मुश्किल क्रिएट करेंगे। सो हमें इनको एक मिकदार में यूज़ करना चाहिए। सो कोल इज़ अ मिनरल डिपॉजिट कंटेनिंग कंबस्टिनेबल सब्सटेंस एंड इट इज़ अ सॉलिड फॉसल फ्यूल। ठीक है, कोल क्या है? एक सॉलिड फॉसल फ्यूल है। किसके लिए यूज़ होता है? कंबस्शन के लिए, जलाने के अमल के लिए। ठीक है, अब हमारी जो कोल है या कोयला है, ठीक है, इसको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जलाया जाता है कंपाउंड वगैरह बनाने के लिए। इस वजह से इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। तो इसके हिस्ट्री को आप लोग जानते ही हैं कि कैसे ये ट्रीज़ से, हाँ, तो इसकी हिस्ट्री को आप लोग जानते हैं। तो कैसे जो वुड है, ये ट्रीज़ हैं, तो वो कैसे पीट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। पीट जो है उनके उसके ऊपर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पड़ता है, तो वो लिग्नाइट के अंदर, लिग्नाइट के ऊपर और ज़्यादा हाई प्रेशर पड़ेगा तो वो बिचुमिनस के अंदर। और ये भी एक मतलब बिचुमिनस जो है वो लिग्नाइट की निस्बत एक अच्छी फॉर्म है। तो बिचुमिनस के ऊपर ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो एंथ्रासाइट के ऊपर है। तो ये मैंने आप लोगों को साइड में जो पिक्टोरियल इसकी वेरिफिकेशन है वो दी हुई है कि जो सबसे पहले है वो हमारे पास पीट आती है, जो कि हैं बरीड ट्रीज़ और वुड वगैरह है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट होती है, जो कि हमारे पास ब्राउन कोल की सूरत में आता है। ठीक है, आगे जो है इसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो बिचुमिनस, ठीक है, और ब्लैक कोल, और ये सॉफ्ट भी होता है जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है। और आगे इसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास हाई प्रोडक्ट है, मतलब अच्छी प्रोडक्ट है एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा। ठीक है, हाई प्रेशर के अंदर ये हमारे पास मौजूद होती है। तो आगे हमारे पास आगे कोल के जो हैं वो यूजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके यूजेस में हैं कि मुख्तलिफ़ सोर्सेज से जब हम लोग कोल को हासिल करते हैं, तो आगे हम लोग यूजेस ऑफ कोल को भी देखते जाएं। तो कोल इज़ एन इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल एंड बिकम अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन सब्जेक्टेड टू कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसका मतलब है कि कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हम लोग करते हैं कोल की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग टर्म को देखते जाते हैं कार्बोनाइजेशन को। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। लाहौर, मुल्तान और गुजरांवाला बोर्ड के पेपर्स में ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आया कि कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या चीज़ है। तो व्हेन अ कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर कहाँ तक होना चाहिए? 500 टू 1000 सेंटीग्रेड तक, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, हवा यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में 500 टू 1000 तक आप लोगों ने टेम्परेचर देना है। तो ये कोल जो है अपनी फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगा। उसकी फ्रैक्शन कौन कौन सी है? कोक, कोल गैस एंड कोल टार। ठीक है, तो ये इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है और इसको कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लेना। आगे यूजेस इसके कहाँ कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 184 बिलियन टन्स के लिहाज से जो है कोल को बनाया जाता है। तो 80% ऑफ द कोल इज़ यूज टू बेक ब्रिक्स इन लाइम किलन्स। ठीक है, 80% जो कोल है, कोयला है, वो कहाँ पे यूज़ होता है? ईंटों वगैरह को पकाने के लिए भट्ठों में यूज़ होता है। और कुछ जो क्वांटिटी है वो डोमेस्टिक पर्पजेज़ में यूज़ हो जाती है, घरों में यूज़ हो जाती है। तो पाकिस्तान में इसकी डेवलपमेंट काफ़ी जगहों पे हो रही है, वो आगे लिखी होगी। नेवर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर पेपर। सो नेचुरल गैस
अगला आप लोगों का टॉपिक आ जाता है नेचुरल गैस। अ गैशियस मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन विच मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन इज कॉल्ड नेचुरल गैस। तो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन जो है मतलब जल्दी वो जल जाते हैं, ठीक है, कंबस्टन वाले प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो ये इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मीथेन है, जो नेचुरल गैस के तौर पर यूज़ हो रही है। तो मीथेन को मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि किसने बनाया था सबसे पहले, ब्रैथहोल्ट ने कब 1856 में बेरियम फॉर्मेट को हीट करके मीथेन गैस बनाई थी, ठीक है। तो इसके यूजेस ऑफ नेचुरल गैस जो हैं वो है हमारे फॉर पावर जनरेशन इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक पर्पजेज एंड एज अ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्रीज, ठीक है। पावर जनरेशन में यूज़ होते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, और चौथी क्या चीज़ है, डोमेस्टिक पर्पजेज में यूज़ होते हैं, ठीक है। हम लोग घरों में इसको जलाते हैं। तो आगे आप लोगों के पास आ जाती है मिनरल ऑयल, ठीक है। मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम, ठीक है। मिनरल ऑयल क्या चीज़ है, पेट्रोलियम की एक रिफाइंड फॉर्म है, सही है। पेट्रोलियम को जब हम लोग रिफाइन कर देते हैं तो हमारे पास मिनरल ऑयल आते हैं। तो पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है, फॉर्मेशन कैसी होती है पेट्रोलियम की, तो इट इज़ थॉट टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी जो डिकम्पोजिशन हुई है, और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, इसकी केमिकल डिकम्पोजिशन है, स्लो प्रोसेस है, काफ़ी हज़ारों सालों तक ये चलता है। तो इन द सेडिमेंट बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, पहाड़ ये रॉक्स के दरमियान में होती है। तो जब इसको रॉक्स से निकाला जाता है, पत्थरों से यानी कि इसको निकाला जाता है, तो ये ब्लैक कलर का एक बहुत ज़्यादा ब्लैकिश कलर का एक लिक्विड सा होता है जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। फिर उसके आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो द क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनटू अ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ईच करस्पेंडिंग टू अ पर्टिकुलर बॉइलिंग रेंज। हर एक की जो पर्टिकुलर बॉइलिंग रेंज है, साइड पे मैंने आप लोगों को ये पिक्टोरियल इसकी डायग्राम दी हुई है ताकि आसानी के साथ आप लोगों को समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्रूड ऑयल है उसको अच्छे तरीके से गर्म किया जा रहा है। क्रूड ऑयल है, इसको ये देखें यहाँ पे क्रूड ऑयल है, इसको गर्म किया जा रहा है। तो इस कहाँ पे, फर्नेस में, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर। तो हमें हाई टेम्परेचर पर सबसे पहले क्या चीज़ मिलती है, बिचुमिनस, ठीक है। बिचुमिनस यूज़ होती है इन रोड्स, ठीक है, रोड्स को बनाने के लिए। आगे आती है 300 टू 350 सेंटीग्रेड पर हमें मिलता है लुब्रिकेंट ऑयल, ये किसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी। फिर आगे आते 250 टू 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमें मिलता है फ्यूल ऑयल, जो कि कहाँ पे यूज़ होता है, बहरी जहाज़ों में, जहाज़ों के अंदर ये एक आला किस्म का ऑयल है जो यूज़ हो रहा है। आगे आ जाता है 220 से 250 सेंटीग्रेड पर डीजल, जो कि ट्रकों वगैरह में यूज़ होता है। फिर सॉरी फिर आगे हमारे पास कौन सा टेम्परेचर है, 180 टू 220। तो इस टेम्परेचर पे पैराफिन आ जाती है जो कि जहाज़ों में यूज़ होती है। आगे नेफ्थलीन है, हम इसको लेबॉर्ट्रीज़ में एज अ कंपाउंड यूज़ करते हैं। और इसके आगे आते हैं 225 टू 60 सेंटीग्रेड पर गैसोलीन, जो कि एज अ गैस गाड़ियों में भरी जाती है। तो यहाँ तक हमारा एंड पे जो सबसे लो टेम्परेचर है 25 सेंटीग्रेड का, यहाँ पे हमें मिल जाती है पेट्रोलियम गैस, जो कि घरों में सिलेंडर्स में भरी जाती है और हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है ये वाला टॉपिक एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने तकरीबन हाफ़ कर लिया है, आगे कुछ दिनों तक इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट हाफ़ है वो अपलोड होगा। तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। इस हवाले से ये जो टॉपिक है आज हम लोगों ने किया है कवर, इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, या कोई चीज़ की समझ ना आई हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह।